नमस्कार, मैं अश्विनी। 1996 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद पहली बार घाटी इस तरह से सुलगी है कि केंद्र से लेकर जम्मू कश्मीर सरकार भी हालत को सुधारने में लगभग नाकाम सी नजर आने लगी है। इस वाकये में 23 लोग मर चुके हैं, 300 से ज्यादा घायल हैं। ऐसे में सवाल हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की मौत से शुरू होता है, जिसका सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर किया। क्या आतंकी संगठन के पोस्टर बॉय वानी के एनकाउंटर से लेकर उसे दफन किए जाने के सिलसिले में कहीं सुरक्षा बल और भारत सरकार से चूक हुई है? विंग कमांडर पीसी बख्शी तो कुछ ऐसा ही मानते हैं कि उसे हीरो बनने का मौका आखिर क्यों दिया गया। कश्मीर के मामलों के जानकार शेख मंजूर अहमद के मुताबिक पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिकल और सोशलॉजिकल समस्या इसे देखना चाहिए, जबकि रक्षा विशेषज्ञ अफसर करीम का कहना है कि सियासत ने किए वादे पूरे नहीं किए तो कश्मीर का मसला फिर से जोर पकड़ गया। तो फिर क्या इस मसले में हम कांग्रेस बीजेपी के जरिए कोई रास्ता तलाश सकते हैं या फिर मसला कुछ और है? चर्चा बिग फाइट लाइव में खास मेहमानों के साथ जारी रहेगी। कश्मीर के इस कोहराम पर बातचीत के लिए बीजेपी से लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ होंगे, कांग्रेस से राज हरिद्वाल जी हमारे साथ हैं, कर्नल परमेश महर्षि जी हमारे साथ हैं, विश्लेषक रणवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक रिपोर्ट का रुख करते हैं। पहले इन हालात के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए, इससे पहले ये समझते हैं कि क्या कुछ हो रहा है घाटी में। कश्मीर में हिंसक घटनाओं का ताजा सिलसिला नया तो नहीं है, लेकिन शायद घाटी में 1996 के बाद किसी चरमपंथी की मौत पर पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में पैदा हुआ तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। घाटी में विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में एक पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों के मारे जाने के बाद मरने वालों की संख्या 21 हो गई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। घाटी के 11 पुलिस थानों में कर्फ्यू लागू है। वानी को मार गिराने का विरोध कर रहे लोगों पर सवाल उठाते हुए वेंकैया नायडू ने किसी भी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। हम भी आपसे यही जानना चाहते हैं कि क्या घाटी फिर से पाकिस्तानी साजिश की चपेट में है? FirstIndiaNews.com पर आप अपनी राय दे सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या राय रखते हैं। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले आपसे मुखातिब होते हुए जानना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार कश्मीर के मसले पर पूरी तरह से नाकाम रही है? क्योंकि शुरुआत में दावे किए गए, लेकिन अब तस्वीर कुछ उलट है। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कश्मीर में एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और उसके खिलाफ कुछ लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोग हैं जो हमेशा से कश्मीर घाटी में सक्रिय रहते हैं और एक तबका ऐसा है जो भी आतंकवादी के मारे जाने पर वहां पर दुखी होता है। कश्मीर में जिस तरह का व्यवहार वहां के लोग कर रहे हैं, वहां के कुछ लोग कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो एक आतंकवादी और अलगाववादी लोगों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे आतंकवादी जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेगा, उसका हर्ष वही होगा जो बुरहान वानी का हुआ है। आगे भी अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ वही किया जाएगा जो उसके साथ किया गया। विंग कमांडर पीसी बख्शी का एक कमेंट है, मैं वो आपको उससे शेयर करना चाहता हूं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को बुरहान वानी को हीरो नहीं बनने देना चाहिए था। क्या इस मसले पर रणनीतिक चूक हुई है? देखिए, सरकार ने तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया है, सुरक्षा बलों ने उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया, जहां उसको पहुंचना चाहिए था उसको वहां पर पहुंचाया है। हीरो तो वो लोग बना रहे हैं जो वहां पर उसके पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार ने उसको कर्मों की सजा दी है। आपके मुताबिक कुछ नहीं हुआ ऐसा?
नहीं, क्या हुआ है, सरकार ने तो एक आतंकवादी को उस आतंकवादी के हिसाब से उसको सजा दी है, उसको मार गिराया सुरक्षा बलों ने। इससे ज्यादा उसको हीरो बनाने के लिए सरकार ने क्या किया है? हीरो तो उसको वो लोग बना रहे हैं जो इस देश में ऐसे आतंक के पैरोकार के रूप में बैठे हैं, चाहे वो कुछ एनजीओ संचालक हो, चाहे वो मीडिया से जुड़े हुए कुछ लोग हो, चाहे वो और ऐसे लोग हो जिनको इस सरकार से दिक्कत है, जिनको भारत देश से दिक्कत है, वो लोग उसको हीरो बना रहे हैं। कर्नल परमेश जी, मैं आपका रुख करना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस पूरे मसले में कहा जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन लैप्सेस हुए हैं? क्योंकि सरकार, सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां इस हालात से मुखातिब थे। कश्मीर में पहले से कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात चल रही थी, अलगाववादी नाराज थे, पाकिस्तान की हरकतें सरहद पर रुक गई तो भीतर से शुरू हो चुकी है, और ऐसे हालात में किसी का एनकाउंटर किए जाने के बाद उसके जनाजे में इतने बड़े पैमाने पर लोगों का शामिल होना, कश्मीर श्रीनगर के नज़दीक उसको दफन किया जाना, और इस पूरे मसले को लेकर जो गंभीरता की बात है वो कहीं नजर आती है। देखिए साहब, इसके अंदर तीन बातें हैं जी। पहली बात तो ये है कि ये जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो भी प्रकरण हुआ है, ये आज के टाइम का ये जो मीडिया का मल्टीप्लाइंग इफेक्ट है, स्पेशली ट्विटर, फेसबुक और जो चैनल्स के ऊपर जो दिखाया जाता है, उस कारण से ये पूरी की पूरी चीज़ एग्रीवेट होती है। आज से 10-15 साल पहले ये सिस्टम नहीं थे। अब ये क्या है कि हीरो बनाने की जो ये प्रक्रिया है और ये प्रकरण है, ये अब पूरी की पूरी दुनिया में हावी हो चुका है। फर्स्ट इशू ये है कि इस चीज़ को रोमांटिसाइज और हाईलाइट नहीं किया जाए, क्योंकि सुरक्षा बल जो है वो अपना काम करेंगे। एनकाउंटर सुरक्षा बल का मैंडेट है। अगर कोई आदमी को हम स्ट्राइक करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं जिससे पहले कि वो देश के बाकी लोगों को हानि पहुंचा सके, तो ये सुरक्षा बल का ड्यूटी के अंदर आता है। सेकेंड इशू इसके अंदर ये आता है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको कोई अक्रॉस द बॉर्डर उकसा रहा है, और वो लोग उस उकसावे में आकर के फ्यूनरल के अंदर या जो इनके जनाजे होते हैं उसके अंदर ज़्यादा तादाद के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं जी। और थर्ड थिंग इसके अंदर ये है कि जो साउथ कश्मीर का यूथ है, स्पेशली पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, इस एरिया का जो यूथ है, वो कंप्लीटली बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इंडेक्स, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है। इसके अंदर लगातार जो सरकार वहां पर पावर में रही है, उनका फॉल्ट है। मैं इंटरप्ट करते हुए आपसे जानना चाहता हूं कि कोऑर्डिनेशन लैप्सेस तो हुए होंगे ऐसे मामले में, माना जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मामला अचानक रूप नहीं लेता। खुफिया एजेंसियां नाकाम रही सुरक्षा बलों तक फीडबैक देने में, और सुरक्षा बल इस बात की नब्ज को नहीं टटोल पाए। देखिए साहब, ऐसा है, कश्मीरी जो साइक है वो है एकदम इमोशनल रिएक्शन की। तो ये एकदम आकस्मिक इमोशनल रिएक्शन है इस एनकाउंटर के बाद जी। और ये पहली बार नहीं है। जब फॉरेन मिलिटेंट्स, जैसे अबू हुंजा का एनकाउंटर हुआ था आज से कोई 4 साल पहले, तब भी ये कार्रवाई हुई थी। बिल्कुल। तो हर वक्त क्या होता है, ये इमोशनल जो आउटबर्स्ट है, और इस वक्त फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अमरनाथ यात्रा भी इस वक्त चल रही है, तो इस बात ने ज्यादा तूल पकड़ लिया है क्योंकि अपने यात्री स्ट्रैंडेड है वहां पर। बिल्कुल। कर्मवीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस पूरी समस्या को पॉलिटिकल रूप में देखा जाए या सोशलॉजिकल कोई चेहरा इसका नजर आता है? कहीं सामाजिक समस्या भी है? जी अश्विनी जी, वार्निंग का जो चेहरा है, एक कश्मीरी जो लोकल यूथ है उसमें एक बहुत ही अट्रैक्ट करने वाला है। पिछले 2 साल से 2014 में ये सामने आया था, जब उन्होंने फेसबुक के ऊपर अपनी फ़ोटो और अपने साथियों की फ़ोटो है वो पोस्ट किया था। सो पिछले 2 साल से उसकी गतिविधियां चल रही है। 2 साल से वे कश्मीरी यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसने वार्निंग भी दिया था, पहले के सैनिक कॉलोनीज है उनको अटैक किया जाएगा। मुझे लगता है इसके बावजूद भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, या कहिए कि जो लोकल एजेंसीज हैं, उनके कुछ लैप्सेज रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 2 साल में उसको इतना ज़्यादा पॉपुलर होने दिया गया जी। जो दूसरा मुद्दा है पॉलिटिकल, वो भी एक प्रॉब्लम है। जैसे कि वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने, उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम नीड्स पॉलिटिकल सॉल्यूशन, और ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इससे पहले भी प्रदर्शन हुए 2008 में, 9 में, 10 में। ये सबसे अलग है। सबसे अलग इससे है कि इतना जल्दी नॉर्थ से साउथ से लेकर के नॉर्थ कश्मीर, पूरे कश्मीर घाटी के अंदर इतना तेजी से यह फैला, लोकल लोगों का इतना ज़्यादा इसे सपोर्ट मिला। सो ये कहा जा रहा है कि लोकल रेडिकलाइजेशन हो रहा है वहाँ के यूथ का। सो क्योंकि रेडिकलाइजेशन इसलिए हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ की जो कंसर्न्स है, प्रॉब्लम है, उनको एड्रेस नहीं किया है ठीक तरीके से, और यही वजह है कि अनरेस्ट है ये सामने आ रहा है। क्या रितुआल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे कि कांग्रेस ने जो काम किया कहीं वो अब रुक गया है, ब्रेक आ गया है, इस कारण से कश्मीर में हालात बिगड़ने लगे?
मैं तो अश्वनी जी ये कहना चाहता हूं कि आपने एक आतंकी को मारा, बहुत अच्छा काम किया। इस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी जब पाकिस्तान में गिरफ्तार करके मारा गया अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा, तो उन्होंने कई चीजें ऐसी की कि उससे उसका बलवा नहीं हो पाया। यहां पर आपने आतंकी को मारा, फटाफट उसका पोस्टमार्टम करके बॉडी उनको दे दी कि अब आप इसको दफना दो, इसके लिए स्मारक बना दो, शहीद का दर्जा दे दो। मैं कह रहा हूं कि जब आपको मालूम था कि इतना पॉपुलर आतंककारी है जो कि इससे पोस्टर बॉय की इमेज थी, पोस्टर बॉय है, तो उसके लिए प्री व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? बॉडी क्यों दी गई? क्या आतंकी को जब बॉडी दे दी गई सब लोगों में जोश आ गया, चाहते हो गया? अभी तो आपने देखा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की बहुत बड़ी खामी है। जहां पर उसको दफनाया गया वहां उसका बहुत बड़ा स्थान बनेगा और आने वाले 100 साल तक उसको किया जाएगा। सबसे पहले उसके दफनाने की जगह को ऐसी चीज बनाई जाए कि वहां पर उनका कोई मकबरा वगैरह वो नहीं बना पाए। आपके मुताबिक रणनीतिक चूक की ओर आप इशारा कर रहे हैं यहाँ पर? चूक तो पूरी 100% है। जब आप जानते हो कि 2 साल से बहुत लोकप्रिय है, आतंकवादी लोकप्रिय जयपुर में हो नहीं सकता, कश्मीर या मिजो या कोई नस्लवादी यही आतंकवादी वहां के लोगों में लोकप्रिय है। जब आपको मालूम इतना लोकप्रिय है तो आपने क्यों नहीं उसकी व्यवस्था करी? आपने 50,000 आदमी को जनाजे में आने की हिम्मत कर दी उन्होंने। आपने क्यों नहीं व्यवस्था करी? क्यों नहीं सरकारी देखरेख में उसको दफनाया गया? और दफनाते किसी को बताते नहीं, उनको बुला लेते। बिल्कुल, समस्या ये सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं दहशतगर्दों को आम लोगों का सपोर्ट खुलकर मिलने लगा है। इसके पीछे तो कुछ वजह रही होगी। ओम से नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या लगता है कश्मीर के इन हालात में देखकर कोई समस्या सामने नजर आ रही? देखिए, ये समस्या तो बहुत पुरानी है और उसके इतिहास को जानने से चीज़ें स्पष्ट होती है। लेकिन अभी जो हो रहा है वो आप आज के संदर्भ में मत देखिए, इसको इस तरीके से देखिए कि ये स्लीपर सेल जब बनने लगे, ये हिजबुल मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन जो बनने लगा, इस बनने के पीछे कारण क्या रहा? सरकारों ने जो प्रोमिसेस किए वो फुलफिल नहीं किए, नौजवान बेरोजगारी और गरीबी के रास्ते पे चलते रहे। पाकिस्तान इन सब चीज़ों का इंतज़ार करता है कि जैसे ही हमारे यहाँ कुछ हो तो हम लोग घुसपैठ कर रहे हैं उसके साथ में, क्योंकि पाकिस्तान के तो नासूर की तरह से चुभ रहा है कश्मीर जो है, तो कब्जा करना चाहते हैं। वो लोग इसमें पॉलिटिकल तरीके से एंट्री लेते रहे। गलती ये हुई है कि अब ये उम्मीद की जा रही है, वैसे अटल जी के वक्त से संवाद और संकेत काफ़ी बेहतर स्थापित हुए थे, लेकिन 2000 में और इसके लिए ये जो मुजाहिदीन हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिससे वानी, हाँ हिजबुल, इन लोगों ने भी कहा था कि युद्ध से रास्ता नहीं निकलेगा, संवाद से रास्ता निकलेगा, और संवाद के रास्ते पे लोग आने लगे थे। लेकिन अभी जबकि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की गवर्नमेंट है कश्मीर के अंदर, तो अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई। ये लगने लगा कि शायद समस्याओं का समाधान तत्काल हो जाएगा, और ये समस्याएं, लेकिन समाधान होने का कोई रास्ता निकला नहीं है। अभी तक सारी चीज़ें वैसे के वैसे ही हैं, कुछ चीज़ें आगे बढ़ी नहीं। डेवलपमेंट के जो जरिए होने चाहिए, देखिए कश्मीरी यूथ अब टॉप करता है हमारे प्रशासनिक जब इम्तहान होता है तो कश्मीर के लड़के सही रास्ते पे आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ में अब इसके वाणी के इतिहास को देखिए आप कि ये आतंककारी बना तो क्यों बना? आज के मीडिया में ही बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम तो है यहाँ पर, और उसको लेकिन नहीं इसका समाधान ये नहीं हो सकता, कत्ल नहीं हो सकता। इसका समाधान होगा संवाद। आपको उसके लिए जाना पड़ेगा। पॉलिटिकल चीजें कभी कत्ल करने से नहीं निपटती हैं। चलिए, बाकी भी रुख है, उन पर भी बात करूंगा। कुछ एक्सपर्ट्स की ओर राय है, उन पर भी बात करेंगे कि 2010 की स्थिति, 1996 की स्थिति और आज की स्थिति में क्या फर्क होना चाहिए और किस तरह से डील किया जाना चाहिए। सवाल फिर से कश्मीरियों के, खासतौर पर कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर भी क्या घाटी में ये गहमा गहमी का माहौल है। ब्रेक के उस पार राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल उड़ाने चाहिए, बल्कि यात्रियों को तो पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। यात्रा चालू रहनी चाहिए, यात्रा बंद भी नहीं रहनी चाहिए। कोशिश तो कर ही रहे हैं, अपने प्रयास से मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ये बात कश्मीर वाले, पाकिस्तान वाले तो अपने मतलब कर्तव्य से बाहर नहीं आ रहे।